वैदिक काल के बाद पूर्व मौर्य काल आता है और पूर्व मौर्य काल में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। और पूर्व मौर्य काल में ही नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें से 62 नए सेक्टों का उदय होता है और उसमें से 3 जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आजीवक संप्रदाय, बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। पूर्व मौर्य काल में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह है महाजनपद काल। इस समय महाजनपदों का उदय होता है और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व में यहाँ पे 16 महाजनपद जो होते हैं वे अस्तित्व में आ चुके थे। और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और विदेशी विवरणों से भी हमें प्राप्त हो जाता है। और सबसे प्रामाणिक इसमें बौद्ध ग्रंथों को माना जाता है, इसीलिए हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों की जानकारी हासिल करेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु के अनुसार हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे 16 महाजनपद जो थे ये यहाँ पे थे। और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र जो होता है, इससे हमें 16 महाजनपदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विदेशी विवरण, विदेशी लेखकों जैसे निर्याकस, जस्टिन प्लूटार्क आदि के लेखनों में भी इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। परंतु हमने बताया कि बौद्ध ग्रंथ जो होता है वह प्रमाणिक माना जाता है, इसका साक्ष्य जो होता है वह प्रमाणिक माना गया है। और इसके आधार पर हम लोग बौद्ध ग्रंथों की जानकारी को और 16 महाजनपदों की जानकारी हासिल करेंगे। महाजनपद जो होता है वह जनपद से बना होता है, अर्थात जनपद जो होता है वह विस्तृत क्षेत्र ग्रहण करता है और महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। और जनपदों का उल्लेख वैदिक काल पढ़ते समय हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में जनपद देख लिया था, जनपद जो था। और उस जनपद से और भी बड़ी इकाई बनती है जिसे महाजनपद कहते हैं। इसका कारण यह होता है कि इस समय क्या होता है कि लोहे का प्रयोग जो होता है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। इसके औजार बड़े पैमाने पर होने से राज्यों का विस्तार होता है। इसके अलावा इसका उपयोग खेती में होने से अधिशेष की प्राप्ति जो होती है वह अधिक होती है और राज्य जो होता है वह शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इस प्रकार नए महाजनपदों का अस्तित्व प्राप्त हो जाता है और वे एक बड़े शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरते हैं। और इसी में हम लोग मगध जैसे बड़े साम्राज्यों का जिक्र करेंगे कि कैसे मगध ने इस सारे महाजनपदों को अपने एक शासन के अधीन ला लिया था। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग मगध के विभिन्न डायनेस्टी के बारे में भी अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार पूर्व मौर्य काल जो होता है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम 16 महाजनपदों को लोकेशन वाइज पढ़ेंगे और राज्य वाइज पढ़ेंगे, ताकि महाजनपदों के बारे में सटीक जानकारी और उसका बेसिक जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो मैंने इसे राज्य वाइज व्यवस्थित किया है और 16 महाजनपदों की जानकारी को मैंने व्यवस्थित किया है। और आप लोग देखेंगे कि यह समझने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। सबसे पहला महाजनपद जो था वह अंग था और अंग जो था वह सबसे पूरब में स्थित था। बिहार के सबसे पूरब वाला जो क्षेत्र था वह अंग था, ये वाला। और इसमें इस वाला बिहार के इस वाला अंग वाले एरिया में आप देखेंगे तो यह क्षेत्र जो होता है यह वर्तमान मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र है, जो बिहार के पूरब वाला क्षेत्र है, पूरब में स्थित है। और इसकी राजधानी जो है वह चंपा थी। इसकी राजधानी जो थी चंपा थी और एक चंपा नदी भी बहती थी जो मगध को अंग से अलग करती थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने अंग महाजनपद जो, और ये बिहार वाले क्षेत्र में सबसे पूरब वाला महाजनपद था, अंग जनपद को हमने देख लिया। अब इसके बाद बिहार का दूसरा जो महाजनपद था वह मगध था। और मगध महाजनपद जो था ये सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साबित होता है और इसका अधिकतर महाजनपदों पर अधिकार कालांतर में हो जाता है। तो और यह बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो हम इसके बारे में आगे भी अधिक जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो मगध जो होता है ये अंग के पश्चिम में पड़ता है और ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वत्स और अंग के बीच वाला क्षेत्र जो होता है वह मगध होता है। और मगध साम्राज्य की राजधानी जो मगध गणपद जो था, मगध महाजनपद, उसकी राजधानी जो थी राजगृह थी, गृहव्रज राजगृह राजधानी थी। और बाद में
इसकी राजधानी परिवर्तित होकर पाटलिपुत्र बन जाती है। तो ये भी बिहार वाला क्षेत्र है और ये सबसे शक्तिशाली शासक साबित होता है यहाँ का। और यह मगध महाजनपद जो होता है वो सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साबित होता है। इसके बाद और यह क्षेत्र जो होता है गया, पटना और नालंदा वाले क्षेत्रों में यह इसका क्षेत्र विस्तारित था, तो यह बिहार में पड़ता है। तीसरा महाजनपद जो था वह वज्जी था, और वज्जी को आप देख रहे होंगे, वज्जी वाला लोकेशन जो है वो बिहार के उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। और यह जो था यह एक गणराज्य था। 16 महाजनपदों में कुछ राजतंत्र होते हैं और कुछ गणतंत्र भी होते हैं। तो वज्जी महाजनपद जो था वह गणतंत्र था और यह 8 गणराज्यों में विभाजित था, जिसमें से विदेह, वैशाली और लिच्छवी 3 महत्वपूर्ण गणराज्य इसमें देखने को मिलते हैं। यह 8 गणराज्यों का संघ था और इसकी राजधानी जो थी वह वैशाली थी और यह बिहार वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने बिहार में पड़ने वाले तीनों महाजनपदों को देख लिया, जिसमें से मगध जो है वह सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद साबित होता है। पहला जो हमने देखा अंग था, दूसरा हमने मगध को देखा और तीसरा वज्जी को देखा। अब हम लोग यूपी वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में जब बढ़ेंगे इस एरिया में, तो ये यूपी वाला क्षेत्र पड़ता है। और अब हम यूपी वाले क्षेत्र में पड़ने वाले महाजनपदों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्षेत्र हम मल को देखने जा रहे हैं। यह वज्जी के बगल में देखिए, यहाँ पे ये मल जो है यहाँ पे है। मल जो है यह पूर्वी यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। यह मल जो होता है, ये वाला क्षेत्र आप यूपी का पूर्वी वाला हिस्सा में देखें तो यहाँ पे मल महाजनपद होता है और इसकी राजधानी जो होती है वह कुशावती है। और यह देवरिया, गोरखपुर यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब पूर्वी गोरखपुर वाला हिस्सा में यह मल महाजनपद पड़ता था। और इसी महाजनपद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। वे महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं और मल जो होते हैं वे महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है वह बड़ी तन्मय से करते हैं। इसके बाद हम लोग कोसल को देखेंगे। मल से नीचे जो आता है ये कोसल है, मल है। उसके बाद कोसल को देखेंगे और ये भी यूपी वाला क्षेत्र है। कोसल जो होता है इसकी राजधानी श्रावस्ती है। मल की राजधानी हम लोगों ने देख लिया कुशावती है। उसके बाद हम लोग कोसल यूपी वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। कोसल महाजनपद को देखेंगे और कोसल की राजधानी जो है वह श्रावस्ती है। कोसल महाजनपद की राजधानी जो है वह श्रावस्ती है और यह यूपी के अयोध्या वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इस कोसल का संबंध भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी से भी है, तो इस चीज को हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग काशी महाजनपद को देखेंगे। काशी महाजनपद जो होता है वह बनारस वाला एरिया होता है और इसकी राजधानी काशी महाजनपद की वाराणसी थी और हम लोग बनारस से काफ़ी परिचित हैं और यहीं से हमारे मोदी जी जो थे वे सांसद भी चुने गए हैं। तो इसके बाद हम लोग अब पंचाल को देखेंगे। यह भी यूपी वाला क्षेत्र है और यह यूपी का पश्चिमी एरिया है। सबसे पश्चिमी एरिया जो होता है वह पंचाल है और पंचाल की राजधानी जो है वह अहिछत्र और कामपिल्य है। पंचाल की राजधानी एक अहिछत्र है और दूसरी कामपिल्य है और यह वेस्ट यूपी में पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो होता है यह उसका एरिया है। आप मैप पर भी लोकेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग सूरसेन को देखेंगे और सूरसेन भी यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है और इसकी राजधानी मथुरा है। और मथुरा के बारे में हम लोग जानते हैं कि मथुरा जो है वह कृष्ण भगवान की नगरी है और जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो यह मथुरा जो होता है, यह सूरसेन जो होता है इसकी राजधानी मथुरा है। यह भी यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इसके बाद हम लोग वत्स महाजनपद को देखेंगे। पंचाल को देख लिया, सूरसेन को देख लिया, अब हम लोग वत्स महाजनपद को देखेंगे और यह भी यूपी वाले क्षेत्र में पड़ता है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है और यह इलाहाबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने वत्स को भी देख लिया। अब हम लोग कुरु को देखेंगे और कुरु जो होता है वह इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी जो थी वह इंद्रप्रस्थ थी और यह इसकी राजधानी जो थी वह इंद्रप्रस्थ थी और यह यूपी के सटे हुए मेरठ, दिल्ली, हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम लोग
मत्स्य को देखेंगे और मत्स्य जो होता है वह राजस्थान में पड़ता है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और यह जयपुर भरतपुर वाले एरिया में पड़ता है और यह राजस्थान राज्य में पड़ता है। हमने बिहार को देख लिया, यूपी को देख लिया, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र को देख लिया, राजस्थान को देख लिया। अब हम लोग ये नीचे वाला बीच वाला एरिया जो है आप जानते हैं यह मध्य प्रदेश वाला एरिया है। अब हम लोग मध्य प्रदेश वाला एरिया में एंटर कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि एक अवंती है और दूसरा चेदी है। तो अवंती के बारे में जान ले। अवंती की राजधानी जो थी यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी दो राजधानियां थी, एक उज्जैनी और दूसरी महिष्मती। तो उज्जैनी और महिष्मती जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और अवंती जो है वह शक्तिशाली महाजनपद था। इसका राजा जो था वह चंड प्रदोत था। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश वाला ही एक एरिया है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और यह भी एमपी के बुंदेलखंड वाले भाग में पड़ता है। ये सारे जो हम लोगों ने महाजनपद को देखा, बिहार वाले को देखा, यूपी वाले को देखा, मेरठ दिल्ली हरियाणा वाले को देखा, फिर हम लोगों ने राजस्थान में पड़ने वाले मत्स्य को देखा और उसके बाद मध्य प्रदेश में अवंती और चेदी महाजनपद को देखा। ये सारे जो महाजनपदों को हमने देखा वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित थे। और इसके बाद हम लोग जो देखेंगे लास्ट वाला वो नर्मदा नदी के दक्षिण में, अर्थात दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो था वह अस्मक था और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कृष्णा और गोदावरी के बीच वाले क्षेत्र में था और यह वर्तमान में तेलंगाना वाले क्षेत्र में पड़ता है। तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र का भी एरिया इसमें सम्मिलित होता है। इस प्रकार दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो है वह अस्मक है, जिसकी राजधानी जो है वह पोतन या पोटली है और यह महाराष्ट्र या तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम लोग भारत से बाहर भी दो महाजनपद इस समय अस्तित्व में रहते हैं और उसको हम लोग देखेंगे। एक का नाम है कम्बोज और दूसरे का नाम है गांधार। कम्बोज जो है यह पूर्वी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है और पाकिस्तान का भी कुछ एरिया इसमें पड़ता है। तो कम्बोज की राजधानी जो है वह हाटक है और यह अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसकी भी जानकारी हम लोग हासिल कर ले। उसके नीचे और उसके जस्ट नीचे गांधार है और गांधार नरेश शकुनी के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। तो ये गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह पाक वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने 16 महाजनपदों को बहुत ही आसानी से मैप पर लोकेट करते हुए देख लिया। और इसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध डायनेस्टी को देखेंगे और मगध साम्राज्य को देखते हुए हम लोग इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।